सब पढ़ने वाली चीज होती है। 20 मीटर पर सेकंड स्पीड इन वन डायरेक्शन, इसी तरह चल रहा है इन वन डायरेक्शन फॉर 3 सेकंड, ऐसे चल रहा है। ड्रॉ इट्स ग्राफ एंड, इसका ग्राफ बनाओ। ड्रॉ इट्स ग्राफ and find distance covered by it. By it. चेक करो। तो एक ये जीप है और बोलो ये किस स्पीड से चल रही है? 30 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में कितना मीटर चल लेती है? 20 मीटर। और ये चलते चलते बोलो 3 सेकंड बाद ये यहाँ पहुंच गई, तो कितना चली होगी 3 सेकंड में श्रेया? कितना चली होगी? 60 मीटर। करेक्ट, इन्होंने 60 मीटर बता दिया तुरंत, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया। 1 सेकंड में 20 चल रही है, तो 3 सेकंड में कितना चलेगी? 60 मीटर चलेगी कि नहीं? दैट इज इट इज 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही। ठीक है, जरा चेक करो। तो हम इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो वीटी ग्राफ कैसे बनाएंगे? वीटी ग्राफ के लिए, क्योंकि एक यूनिफॉर्म मोशन है, तो पहले तो टी लिखो और वी लिखो। ये तुम्हारे घर के सामने निकली तब भी इसकी यही स्पीड थी, आगे बढ़ते समय भी इसका स्पीडोमीटर 20 पे अटक गया। तो 1 बोलो, 0 पे भी 20, 1 पे भी 20, 2 पे भी 20 और 3 पे भी। हम पोजीशन ले ही नहीं रहे, हम तो स्पीडोमीटर देख रहे हैं। जब स्पीड टाइम ग्राफ बनना होता है तो इसका जो ग्राफ बनना है वो कौन सा बनना है? वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ बनाना है, क्योंकि हमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन अब डिड्यूस करने हैं। वही हमारा ये एडवांस मैथ का लेवल है। तो 3 में भी 20 हुआ। समझ में आई बात? चलो, yes it is parallel to time axis. This is v. जब v लिखोगी तो मीटर पर सेकंड लिखो। Sir, if an object moves with 20 meter per second speed in one direction. वन डायरेक्शन का मतलब है ये v वेलोसिटी ही हो गई। सही है? तो अब जरा देखिए 10, 20 और टाइम ले लो 1, 2, 3 और ये 0। तो 0 टाइम में कितना है? 20। 1 टाइम में 1 सेकंड में कितना है? 22 सेकंड में कितना है? और 3 सेकंड में कितना है? ये समझ में आ गई बात? तो अब इस पर ये लाइन हो गई। ये तो तुमको पहले से ही पता श्रेया कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है then the graph will be VT graph will be parallel to, यहाँ तक ठीक है? So for uniform motion, VT ग्राफ नोट करिएगा आदित्य, इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या तुमने कभी ये बात पढ़ी है कि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम जोधपुर से जा रहे हो और जोधपुर से जयपुर चले गए 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तुम चले गए, या तुम्हारे पास एक कार है या जीप है और उससे तुम चले गए 300 किलोमीटर, ऐसा तुमने 6 घंटे में किया है, तो क्या अद्रित आप मुझे ये बताएंगे कि पर आवर आप क्या स्पीड से चले हो? तो कितने से चले हो? हर आवर कितना चले हो? 50 किलोमीटर। ऐसा चले होगे तभी तो वहां पहुंच गए। मेरा कहने का मतलब है जो स्पीड है इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा भी होता है
अगर स्पीड के टर्म्स में लिखोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी के टर्म्स में लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो तुम कितना चले होगे? हर घंटे की 300 किलोमीटर तुम 6 घंटे में चल लिए, दैट इज 300 किलोमीटर और अपॉन 6 आवर, तो यू हैव ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से चले हो, बताओ। तो अब यहां पर जरा ध्यान दो, तो ये मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट का फिर क्या फार्मूला हो? डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बताओ, क्योंकि टाइम इधर चला जाए। सो डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वो डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहा है, क्योंकि एक डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो जो डिस्टेंस कवर्ड है वही डिस्प्लेसमेंट। तो अब तुम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करो 3 तक, और ये मुझे बताओ ये 20 क्या है? वेलोसिटी। और ये 3 क्या है? टाइम टेकन। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया 20 इंटू 3 है? भाई एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये देखो यहां पर तुम्हारी वेलोसिटी हुई 20 मीटर पर सेकंड और टाइम हुआ 3 सेकंड, तो ये सेकंड सेकंड कर गया। तो कितना चल लिए होगे तुम 3 सेकंड में, बताओ जरा। तो 60 मीटर चल लिए। और यहां से जरा देखो, इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू, जहां पर आप किसी को भी कुछ भी ले सकते हो। मान लीजिए इसको आपने 20 लिया और इसको 3 लिया, तो भी ये 60 आ गया। और सब कुछ करके, क्योंकि एक जो चीज है वो मीटर पर सेकंड में 1 सेकंड है, तो सेकंड सेकंड करके मीटर में आ गया। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, यही एरिया है ना वीटी ग्राफ में, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस। बोलो बात समझ में आ गई? इतनी तुमको फिर से बता दें। रिपीट ये है कि 20 से चल रहा है, 20 की स्पीड से, तो 0 सेकंड पे भी 20 है स्पीडोमीटर, 1 पे भी 20 है, 2 पे भी 20 है, 3 पे भी 20 है। उस पे हमने 20 लिख लिया। देखो 1 पे भी 20, 2 पे भी 20 और 3 पे भी 20। तो ग्राफ कैसा बना बोलो? क्या ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस बना? और ऐसी स्थिति में तुम सिर्फ एक कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हारी गाड़ी 20 मीटर हर सेकंड चलती चली जा रही है, तुम 3 सेकंड में कितना चलोगे? चलोगे कि नहीं चलोगे? तो तुम्हारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो स्पीड में तुमने अभी टाइम का ही तो मल्टीप्लाई किया। मैंने कहा 20 से चल रही, 3 सेकंड में कितना चलोगे, तो तुमने मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो इट इज स्पीड इनटू टाइम। लेकिन ये जो तुमने जो दो चीज मल्टीप्लाई की है वो इसकी लेंथ और ब्रेथ भी है, क्योंकि लेंथ वेलोसिटी हुई और ब्रेथ टाइम हुआ, तो v इंटू टी ही तो किया। तो हेमंत अब तुम ये बोलो कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज क्या होता है? ये बताओ रिद्धिमा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ना बोल के बोलो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अंडर यूनिफॉर्म मोशन। ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, बस अंडर यूनिफॉर्म मोशन वर्ड यही चलेगा, डिस्प्लेसमेंट वर्ड चलता नहीं। ये लिख देना अंडर यूनिफॉर्म मोशन, तो वो डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगा। तो इन यूनिफॉर्म मोशन, बोलो बात समझ में आई? देखो इन यूनिफॉर्म मोशन एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज क्या होगा बताइए? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये इतनी बार पूछा गया है कि हर बार पूछा गया है, तुम ये समझ लो। ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और इसी पे आगे का सब कुछ डिपेंड करता है। ये तुम अपने मन से ना निकालना, कभी भी पूछे। सही है? अब जरा देखो, मान लीजिए अगर तुम ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो,
और थोड़ी देर बाद तुम एक्सेलरेट हो जाती तुम्हारी गाड़ी, तुमने रेस बढ़ा दी, ठीक है, तब जब रेस बढ़ा दोगे तो अब ये 50 मीटर पर सेकंड हो गई। मेरा कहने का मतलब है ये इनिशियल स्पीड है जिसे यू कहा जाता है, और ये क्या है, फाइनल स्पीड, ठीक है। ऐसा तुमने 4 सेकंड में किया है। कितना टाइम लिया ये करने में? 4 सेकंड। तो क्या कृष्णा आप मुझे बताएंगे कि इस व्हीकल की एवरेज स्पीड क्या है? बताओ, एवरेज स्पीड बताइए, फार्मूला बताइए। 7 ये पहले बता रही, आपने भी ठीक बताया। इनिशियल वेलोसिटी, बहुत अच्छा, संस्कृति ने सबसे पहले बताया, प्लस फाइनल वेलोसिटी, और आंसर ही बता दिया था कृष्णा ने तो, और बाई 2। कृष्णा ने तो आंसर ही बता दिया। आप समझो कि कितना ब्रेन है उसके, उसने तुरंत देखते ही, या तो उसके यहाँ गाड़ी का काम होता होगा, ऐसे ही कैसे कर रहा है। तो 20 मीटर पर सेकेंड और प्लस 50 इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। अब आप समझ लीजिए किस हाई लेवल का बंदा है वो, है बात ही नहीं। अगर वो 10 से चला और 50 पहुंचा दिया तो मीन कितना हुआ? तुम्हारे एक सब्जेक्ट में 10 नंबर है, एक में 50 नंबर है, तो मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो तुम कहोगे 10 प्लस 50 बटे 2। टाइम का तो कोई मतलब ही नहीं है। टाइम का कोई मतलब है? अगर 3 सब्जेक्ट होंगे तो 10 प्लस 50 प्लस 70 बटे 3। इट इज कॉल्ड मीन, अरिथमेटिक मीन। बोलो, बात समझ में आई? चूंकि 2 चीजें हैं तो तुमने 2 से डिवाइड किया, 3 होती तो क्या करते? 3 करते कि नहीं 3 से डिवाइड। तो ये चीज तो तुम्हारी एवरेज स्पीड हो गई। अब तुम मुझे बताओ डिस्टेंस ट्रेवल का फार्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। ट्रेवल। लो, इन्होंने एक स्टेप आगे बता दिया, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट। देखिए बात, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, अभी मैंने ये बात कही, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इट इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड बताओ कितनी आ चुकी है? एवरेज स्पीड 35 मीटर पर सेकंड। 35 मीटर पर सेकंड। और ऐसा तुमने कितने समय में एक्वायर कर लिया? 4 सेकंड में मल्टीप्लाई करो और वैल्यू बताओ। 140 मीटर। बोलो, बात समझ में आ गई? अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, कैसा मोशन है? तो तुम्हें मालूम है कि तुमने एक ऐसा ग्राफ बनाया था पहले कि जिसमें शुरू में इसकी स्पीड कितनी थी? 20 और 1 2 3 4, तो 10 20, और ना मानो तो अपनी कॉपी में देख लेना, तुमको मिल जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। लास्ट ग्राफ है और 6th क्वेश्चन पूछा था। तो 1 2 3 और 4 लीनियर, लेकिन 4 पे 50 है, चेक करो। यस। और इस पे 20 है, तो ये लीनियर बट नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यही तो बना था। याद आ रहा है? ऐसा बनाया था कि नहीं? तो अब तुमसे अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो तुम कहोगे ये सर ये v का है क्योंकि ये वेलोसिटी है, 1/2 और ये क्या है? 1/2 into 60 ये टाइम है। ये देखो, तो आप कहोगे सर इसका एरिया निकाल दो, हमको इतना सारा फार्मूला नहीं आता है, हम ये कहाँ याद करते फिरेंगे? समझ में आई? तो ये v है, ये t है, और एरिया अंडर vt ग्राफ क्या होता है? 1/2 into टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ये लाइन अगर तुम्हें याद है तो तुम इस विजेता हो इस चैप्टर कि vt ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल कुल तय की गई दूरी होता है। सही है? जैसे यहां निकाला, तो चाहे कोई भी मोशन हो, है तो vt ग्राफ ही। तो बताओ 4 में कितना था उसका? 50। बोलो 0 में कितना था उसका? 20। और ये चूंकि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो इसका लीनियर ग्राफ है। तो लिखो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली
एक्सीलरेटेड मोशन, ये देखो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, वीटी ग्राफ कैसा होगा? Linear but not parallel. Is linear but not parallel to time axis. यहां तक की बात है, तुम्हारी 140 मीटर मिल गया। इसी आंसर को अद्वैत में 3 तरीके से निकाल के दिखाओ, सही है। अब वही हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बन जाएंगे। इसमें जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि वी आर नाउ एट दिस फेज जहां से ये चैप्टर शुरू होता है, चेक करो तो ये देखिए, यहां पे अब हम आ गए, समझ में आ गई? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये पेज नंबर होगा, उसी में चैप्टर 2 है ये। Yes. ओके, अब जरा देखिए, नाउ इस सवाल को अब हम फार्मूले से करेंगे, ये तो फार्मूला है ही है। ये देखिए, नाउ इफ एन ऑब्जेक्ट, इसको लिखो इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट इनिशियली मूविंग, किससे मूव कर रहा है? विद u मीटर पर सेकंड, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट्स, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का क्या मतलब समझते हो? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी एंड in t second its velocity becomes, कितना हो जाए? Its velocity becomes v meter per second। ठीक है, तो अब ऐसा अगर होगा तो मुझे बताइए कि मान लीजिए ये रहा u और यहां से ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो गया, तो t सेकंड में कितना हो गया? V. और 0 सेकंड में कितना था? ये t सेकंड है, तो नीचे भी, इसके नीचे यहाँ t होगा। Yes. और भी ग्रेडेशन होंगे, लेकिन हमें सबसे लेना देना नहीं है। हाँ, t सेकंड में इसकी v हो गई है, तो क्या ये वही ग्राफ नहीं है? 0 सेकंड में बेटा कृष्णा ये u है और t सेकंड में v, ये वही चीज तो है बात की नहीं? ऐसा आपने बनाया भी था लास्ट टाइम पे, 0 सेकंड में 20 और 4 सेकंड में 50, सही कि नहीं? चलो ये तुम्हें पता चल गया। अब जरा देखो, इसको लिखो A O B C और यहां से एक लाइन ले लो, इसको लिख लो D, A O, आगे बढ़ जाओ, A O B C D हो गया। अब जरा चेक करो, तो यहां पर मुझे ये बताओ, पहला सवाल, दैट इज एक्सीलरेशन क्या होता है? V minus u upon एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, देखो इसका डिडक्शन करना है, चेंज इन वेलोसिटी। आपके साइंस का भी कवर हो रहा है, इसलिए मैं उसको भी लेके चल रहा हूं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये तुम जानती हो कितना चेंज हुआ? मान लो तुम यहीं पे ही देखो जरा रिद्धिमा, कितनी चेंज इन वेलोसिटी हुई बताया करो। 30 ना, कितने सेकंड में हुई? 4 सेकंड में, तो 30/4 करो, कितना हुआ? 7.5। यही कृष्णा ने बताया था, सारे सवालों के जवाब कृष्णा ने दिए। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस u अपॉन t, सही है? इतना तो समझ में आ गया। चेंज इन वेलोसिटी को तुम क्या कहते हो? फाइनल वेलोसिटी, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम।
रखना है, इसमें वैल्यू फिट करो। देखो अभी आया तब भी कितना कॉन्फिडेंट दिख रहा है। दैट इज, हाँ बोलो, v माइनस U upon T. हाँ, आप समझो कितना ये तेज है। लेट आने पे भी कॉन्फिडेंस का लेवल कितना हाई है। सब चीजें पहले से पढ़ के आ गए आधे घंटे में। 80 is equals to V अब a कितना हुआ? 80. v माइनस u बाई टी। सर ऊपर ए नहीं लगाएंगे, एक्सीलरेशन को a लिख दिया, टाइम वेलोसिटी के बाद ए लगाएंगे। यहाँ लिखो एवरेज एक्सीलरेशन। सही, यहाँ भी लगा। हाँ बोलो। सर दो चीज रिपीट हो गई, दो चीज तो रिपीट हो गई लास्ट में। बताओ जो बता। 80 is equals to V minus ये तुम्हें समझ में आया? एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन बस वैल्यू फीड कर रहा है, सिंबल फीड कर रहा है। अब ये at आ गया, क्या आ गया? यहाँ तक समझ आ गई ना बात? तो बोलो at क्या आ गया? V minus v माइनस u। तो अब वहां से देखो v क्या हो गया? V is equals to 80. u उधर चला गया, 80 80 minus u plus प्लस 80. 80। बोलो बात समझ में आ गई? ओके, पहली चीज तुमको समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो आगे बढ़ो। इस चीज को तुम बहुत पहले से यूज कर रही हो श्रेय, सिर्फ मैंने इधर उधर किया। आपने बताया तो था डिटेल। बता दिया था। मान लीजिए इफ ए मोटर कार मूविंग with 10 meter per second accelerates with 2 meter per second square for 10 seconds, find its final velocity. संस्कृति, तो मुझे तुम ये बताओ कि इसके u क्या है? 10. u बताओ। 10 मीटर पर सेकेंड। a क्या है प्रज्ञा? 2 meter. करेक्ट। इसके कितना कॉन्फिडेंट है ये। हाँ बोलो। 30 आएगा 30 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t कितना है? 10 सेकेंड है। और प्रज्ञा पूछा क्या गया? अतिरिक्त फाइनल वेलोसिटी। समझ में आ गई बात? ये सब इसमें रखो। तो v क्या हो गया? दैट इज इक्वल्स टू u प्लस 80. वैल्यू प्लेस करो अतिरिक्त। सर 10 plus 2 into 10 से इनिशियली चला, किस एक्सीलरेशन से चला? बोलती क्यों नहीं हो? और t कितना है? 10. तो कितना हो गया? 10 plus 20. दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। बोलो बात समझ में आ गई? इस फार्मूले को कैसे यूज करना है? इससे चल रहा है, इस एक्सीलरेशन से चल रहा है, इतने सेकंड तक चल रहा है, तो क्या स्पीड हो जाए? ओके, अगली चीज देखो। क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है आरुष कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? तो अब हमारे पास एस के दो फार्मूले हैं, ठीक है? चलो एक ट्रेपेजियम से आ रही है। सेकेंड लिखो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी? डिस्टेंस स्पीड ट्रेवल्ड स्पीड एरिया अंडर, यही लिखना पड़ेगा सबसे पहले। एरिया अंडर वीटी ग्राफ। यहां तक तो बात समझ में आ गई? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को एस कहा जाएगा। और ये दो एरिया है, एक ट्रायंगल का एरिया है और एक रेक्टेंगल का एरिया है। तो लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम देखो, AOBD, AOBD। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका एरिया क्या होगा?
ट्रायंगल एडीसी। समझ में आई बात? ये बताओ ये लेंथ कितनी है श्रेया? U यू, क्योंकि ये यू हाइट है वाई एक्सिस पे। ये लेंथ कितनी है? T तो इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ। UT एरिया इसका हो जाएगा यूटी, यू टू टी। इसका ये पूरी लेंथ कितनी है? so V वी। और ये मुझे बताओ इतनी लेंथ कितनी है? so V minus U ये यू है, क्योंकि ये यू जब इधर है तो इधर भी यू ही होगा। और ये है वी, ये है यू, तो ये बची कितनी? V minus U v माइनस यू। वी में से यू हटा दो, दैट इज v माइनस यू। समझ में आया बात की नहीं? v माइनस यू। और ये t है, ये यहां तक की बात हो गई। अब जरा देखो इसका एरिया क्या हुआ। इसका एरिया प्रज्ञा बताओ। 1 by 2 into T हाफ इंटू दिस। अगर तुमको अपना सेल्फ सुसाइडल करना हो तो तुम प्रज्ञा से सीखो। आधे घंटे लेट पहुंच जाओ, कभी ना जाओ, यही आत्मघाती होगा। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा टेंडेंसी ऐसा है तो तुम्हें कमजोर बनने की जरूरत ही नहीं है। ये अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी तुम मार लोगे। इससे सीखो, ये प्रेरणादायक है, ये मोटिवेट कर रहा है। ऐसे हैरानी से देख रहा है कि लोग कैसे आंसर दे। यही चीज चाहिए। ये जो जिस्ट होता है ये इंसान को बहुत पतन की ओर ले जाता है। चलो अब ये जरा देखो, और सब लोग आंसर दे रहे हैं, क्लास में कोई बच्चा नहीं जो आंसर नहीं दे रहा। अब ये तो है, तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ श्रेया। UT रेक्टेंगल का एरिया बताओ। U u इंटू T टी। तो u इंटू टी न लिख करके तुम पहले लिख लो OA, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मेथड है, इंटू OB। फिर मैं उसकी जगह वैल्यू डाल दूंगा। सही है? अब जरा इसका एरिया बताओ। हाफ base into height इंटू AD, इस लाइन की वैल्यू है, और इंटू CD। अब OA की जगह U लिखो और OB की जगह T। अंकित AD कितना है? T। और CD कितना है? V minus U V माइनस यू को ब्रैकेट में लिखना, नहीं तो V से मल्टीप्लाई मत। सर V minus U को Sir, V 80 मान minus- लें। V माइनस यू यहाँ से कितना है? 80 Sir 80 चेक करो 80। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसी को यहाँ यूज करो। S is equal to UT plus half ठीक है? तो US इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ इंटू T इंटू AT, दैट इज V माइनस U इज इक्वल्स टू AT। किस इक्वेशन से? बाई इक्वेशन नंबर 1। यहां तक तुम्हें समझ में आ गया? तो अब ये सेकंड इक्वेशन देखो, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हम कंफर्म करेंगे कि ये जो हमने निकाला था, एक गाड़ी चल रही है तो ये वाली, और ये हमारा आया था, तो वो गाड़ी किस स्पीड से शुरू में चल रही? चेक करो, 20 मीटर पर सेकंड, और फाइनली 4 सेकंड बाद कितनी हो गई? दैट इज 50 मीटर पर सेकंड। और t कितना है? 4 सेकंड। यहां तक समझ में आ गया? तो तुम्हें चाहिए ये चीज। s कितना आ गया बताइए? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको क्या कहते हैं? और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? अभी तीनों आपसे एट ए स्ट्रेच पूछा जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये देखो। यहां तक की बात तुमको समझ में आ गई? तो अब जरा मुझे बताओ
कि इस वाली चीज से एक्सीलरेशन कितना निकला। 7 एक्सीलरेशन निकालो, ऐसे ही तो निकालोगे। सर वो फर्स्ट वाली इक्वेशन से भी निकाल ये फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हो ना, वरना सीधे रख दो ये वाला। ओके, फाइनल स्पीड कितनी है 50, इनिशियल कितनी है 7.5 आएगा। और t कितना है, दैट इज 30/4, 7.5। चित्रांश इसके आगे यूनिट क्या लिखें, पर सेकंड स्क्वायर। जब सब बोल देंगे तब इसके मुंह से कुछ निकलेगा। दैट इज स्मार्टली बताया करो, क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हो छोटी से छोटी चीज में। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 140 आ गया। इसमें सब वैल्यू प्लेस करो, तुम टीचर के लड़के हो, तुम सबसे ब्रिलियंट हो, वैल्यू प्लेस करो। 7.5 जीन का इफेक्ट पड़ता है, जो ब्रिलियंट है उसका बच्चा ब्रिलियंट है। बोलो अदरत। 20 into 4 plus 1/2. 20 into 4 plus half into 7.5 into 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर। बोलो बात सही है कि नहीं। 60 plus 80 दैट इज 80। वैल्यू प्लेस करने में क्या है, यू वी टी सब ए है, तुम्हें रखने में भी दिक्कत है। 80 plus 60 7.5 into 16 ये 8 हो गया। तो बताइए 80 अच्छा 7.5 का मल्टीप्लाई करिए सब 60 आता है। 8 5 या और 8 7 या 56 में 4 जोड़िए तो कितना आंसर आ गया। 140 मीटर। तो क्या ये फार्मूला काम करता है जैसे मेरा ही आ गया। देख लो यहाँ सीधे हमने निकाला था, तो सीधे में इन दोनों को जोड़ दिया था 20 प्लस 40, एक तो वैसे कर दिया और एक हमने फार्मूले में रखा, तो काम बन गया ना हमारा। सेकंड फार्मूले का डिडक्शन समझ में आ गया कैसे करना है। अब थर्ड फार्मूला देखो, दैट इज अभी भी ये मुझे बताओ कि अब लिखो थर्ड फार्मूला, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। ट्रेपेजियम का ये दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, एरिया मीटर का इट इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी कर्व। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, लेकिन ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वास्तव में देखो तो ये ट्रेपीजियम है। 1/2 half. और ट्रेपीजियम की यदि एक साइड ए है एक बी है और उनके बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है, तो इसका एरिया कितना होता है 1/2 into a plus b into h। और सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट, तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू a प्लस बी और इनटू h। तो ये दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। बोलो बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ एरिया अंडर वीटी कर्व, और क्या ये एरिया अंडर वीटी कर्व एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल है। तो हाँ दैट इज एरिया OBCA। तो अब लिखो हाफ रिद्धिमा सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो दो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, U एंड V को तुम पहले लिखो OA और प्लस BC। समझ में आई बात की नहीं। और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या लिखोगी, Sir, AD. AD भी लिख सकती हो या OB भी लिख सकती हो, दोनों एक ही चीज। OB अब इसमें वैल्यू डालो रिद्धिमा, जबकि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड S है, डालो U प्लस V इंटू T। यहां तक समझ में आ गई बात। जरा देखिए कि Sir, T को B lines.
टी को V minus पहली वाली इक्वेशन में से टी की वैल्यू निकालो। V minus U यदि on टी A. तुम उधर ले जाती हो तो ए नीचे आ जाएगा। तो ये मुझे बताओ एटी क्या है इक्वेशन 1 से? एटी कितना है? v माइनस यू। तो टी कितना होगा? v minus u upon a. u अपॉन ए। यहाँ पर भी हमने जो लास्ट चीज थी उसकी वैल्यू डाली थी और यहाँ पर भी जो लास्ट है उसी की डालना है। और सब कुछ इक्वेशन 1 से ही डालना है। बोलो बात समझ में आई? तो ये सब इक्वेशन नंबर 1 से है। इसको लिखो So A उधर v प्लस यू लिख दो, उल्टा लिख दो। और इसको क्या लिखो? टी को v माइनस यू। ऐसा करने से तुम्हारी एक मैथ्स की आइडेंटिटी बन जाएगी। A square minus B square. सही है? A उससे और 2 और a को संस्कृति वहां ले जाओ। 2as is equal to B 2 square minus U. as is equals to V square minus U square. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब जरा वहां देखो, ये कह रहा है v स्क्वायर यहीं रहने दो, कोई चीज हमारे फार्मूले में निगेटिव नहीं रहेगी। तो निगेटिव यहाँ पर भी था तो उसने मना कर दिया था, बोला नहीं इधर उधर शिफ्ट करो, हमें निगेटिव नहीं चाहिए। कोई भी चीज कभी भी निगेटिव होती है तो यू को शिफ्ट करवाएगा कि नहीं? यहाँ भी कह रहा नहीं निगेटिव में नहीं रखना, तो यू स्क्वायर उधर शिफ्ट करो। V square is equal to U तो square plus यू 2as. स्क्वायर प्लस 2as इट इज v स्क्वायर। तो इसे हेमंत क्या कहेंगे? दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बार तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बोल के दिखाओ। Sir, AT plus U is equal to V. हाँ। S is equal to UT plus half AT square. V square is equal to U square plus 2S. आप बोलिए। U plus 80 plus T. ऐसे ही चाहिए। अगर तुम्हें आत्मघाती करना है, सेल्फ सुसाइडल प्रज्ञा बनो, इससे सीखो कि टिप्स लो इससे। हाँ बोलो बेटा। V equals to U plus 80. S equals to 1 by 2 80 square. V square ये equals तो to बता ही नहीं रहे, तुम बताओ। U plus 80 equals to V square. ये तो हमेशा एक्सक्यूज में है, बने रहो पगला, काम करे अगला। पहले में ही नहीं बोल रहे हैं। u plus 80 is equal to v. हाँ, ये v स्क्वायर बोल रहे थे। s is equal to 1 upon 280 square. ऐसे नहीं बता पा रहे, बोलो। V equals to U plus 80. हाँ, S equals to UT plus 1 by half UT square. U चलो कोई बात। आप u plus इंसानों के बच्चे हो, कोई खरगोश के बच्चे नहीं हो कि हर चीज में एक्सक्यूज। एक तो बता दिया ना, वो भी तो इंसान का ही बच्चा है। हाँ बोलो। u plus 80 is equals to v. हाँ। s is equals to ut plus half at square. हाँ, u square plus 2as is equals to v square. अब करो। U plus 80 equals to V square. हम कैसे करें सर, हम तो v स्क्वायर होते हैं। आप बोलो। u plus 80 और वही अपनी रबड़ गिराएगा, दूसरे से उठवाएगा। रोज इसका यही काम है, अपना गिराएगा फिर उठाओ। उसके दिमाग में यही कि हम तो बहुत बड़े बच्चे हैं, और इसका काम है शरारत का, दिमाग पढ़ाने थोड़ा लगता है। वो भी इसका फिर बोल रहा है, बोलो। u plus 80 equals to v. s equals to ut plus 1 upon 2 a v का square. नो, आप बताइए, Sir, 80 plus u. उधर मत देखो। 80 plus u is equals to v. s is equals to ut plus half a square 2as plus v square. एक बार फिर आएंगे तुम्हारे पास, बोलो। So v equals to u plus 80. s is equals to ut plus half into ut square. v square is equals to u square plus 2 into as. बोलो सौम्या। u plus 80 is equal to v. s is equal to ut plus half into 80 square. v square is equal to u square plus uas. इसी गलत है। Sir, v equals to u plus 80. v का square equals to u का square plus 2as. ये थर्ड है, और बोलो। उधर नहीं देखो।
तुमने बता दिया था तीन। हाँ प्रत्युष, वैसे इक्वल टू सही है, सही है। चलो यहाँ तक बात हो गई, जिसमें सभी चीजें तुमको मालूम है। एक्सीलरेशन क्या होता है, बाकी चीज क्या होती है। आरुष आपने बताया, बताओ। V is equals to u plus 80, s is equals to ut plus 1/2 80 square, v square is equals to u square plus 2s. सही है, ये भी बता दिया। 4-5 बच्चों ने बता दिया। तो इस फार्मूले में भी हम रख के काम कर सकते हैं। सो इसका डिडक्शन आएगा तो आप कर लोगे ना, एडवांस साइंस में आएगा। ओके, तो ऐसा ही ग्राफ बनाना और ये तीनों एरिया, दो में एरिया लगा देना, एक में एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल लगा देना, एक में ट्रेपेजियम लगा देना, और एक तो सीधा ये वाला ही काम। आसान बहुत है, 5 नंबर का है। बढ़िया करोगे, इज्जत बन जाएगी क्लास में। सही बता रहे हैं, पूरे नंबर आएंगे, सब हैरानी से देखेंगे। शाम की भी क्लास है, शाम को मैं तुमको सेट थ्योरी में ट्रेंड कर दूंगा बिल्कुल टकाटक, तब तुम्हारा पेपर बढ़िया जाएगा। आपको मैं पूरा तैयार करके भेजूंगा, माइक्रोबायोलॉजी भी अभी करा दूंगा। समझ में आई बात कि नहीं? कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको घर में जाके पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। मेजरमेंट, So measurement, structure of atom और एक और बायो। तो अभी इनकी प्रायोरिटी है, फिर तुम्हारी आएगी। ये तो प्रायोरिटी वाइज होता है। कल इनकी थी तो जो हम करा पाए थे, तो पहले मैथ्स हमने करा दी। भाई जिसका जो होता है उसी के साथ, पहले से जो ज्यादा बता देगा तो हम उसी पे लग जाएंगे। हमें तो सबका काम कराना है। यहाँ तक समझ में आ गई बात तुमको? अब जरा देखो, तुम मुझे ये बताओ कि अगर 4 सेकंड में कोई चीज कितना चलेगी। अगर तुम्हें ये बताया गया है कि एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर और टाइम 4 सेकंड है, u 0 मीटर पर सेकंड है, यानी एट रेस्ट से शुरू हो रही। इतनी बात है, ठीक है? तो ये मुझे बताइए कि ये चीज जो रेस्ट से चल रही है, तो ये 4 सेकंड में कितनी पहुंच जाएगी? भाई एक्सीलरेशन लगेगा तो स्पीड तो बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अभी कितने पर है? 8 मीटर पर। भाई तुमने स्टार्ट किया और ये 4 सेकंड बाद कितने पे पहुंची बताइए? 4 सेकंड बाद ये यहाँ पहुंच गई, हमें नहीं मालूम है। हाँ, इसकी हर सेकंड स्पीड कितनी बढ़ रही है, ये एक्सीलरेशन है। मुझे फाइनल स्पीड भी नहीं पता। फाइनल स्पीड चाहिए तो जाके पहली इक्वेशन से आप नाता जोड़िए। फर्स्ट इक्वेशन v बता देगा, बताता है कि नहीं बताता? 16 मीटर आएगा, 16 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास यही डिटेल है। तो तुम मुझे बताओ 4 सेकंड में कितना चलेगी और 5वें सेकंड में कितना चलेगी? 4 सेकंड में इतना चलेगी और 5 सेकंड में कितना चलेगी? 2 मीटर। ये देखो, ये 5 सेकंड में इतना कुछ तो आगे चलेगी। 4 में 8 मीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि nth सेकंड में कितना चलेगी, ये पूछ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड। क्या पूछ रहा है बताओ? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड। बात समझ में आ गई? अच्छा मुझे बताओ n सेकंड्स में लेट ऑब्जेक्ट मूव्स फॉर n सेकंड्स। अगर मैं 5 सेकंड में चली गई डिस्टेंस से संस्कृति 4 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को घटा दूं तो क्या 5th सेकंड में चली गई दूरी आ जाएगी? ये तो बात तुम समझ रहे हो। तो मैं ये कहता हूं कि n सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी? तो तुमने फार्मूला देख लिया, un प्लस ये देखो, दैट इज इक्वल्स टू ut। u तो नहीं बदलेगा, u इंटू n। अब टाइम n सेकंड है ना, तो तुम सेकंड की जगह n नहीं लिखोगी। और प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर तो एम स्क्वायर है। मैं चाहो तो तुम्हारे लिए एक फार्मूला लिख सकता हूँ। मान लो ये संस्कृति सोच रही है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या इसी फार्मूले में मैंने एन नहीं डाल दिया? बताओ। तो एन सेकंड्स, तो एन टाइम की जगह ही डाल, ये एन सेकंड में चली गई दूरी, तो बताओ 5 सेकंड में चली गई दूरी, बताओ यहां से देख के। S5 5 is equals to u into 0 into 5 और हाफ 2 into n 5 तो कितना आ गया S5? 25. बिल्कुल सही। 5 सेकंड में 25 मीटर चलेगी, ये तो इन्होंने पहले ही बता दिया था। 4 सेकंड में कितना चलेगी? sir s अब S4 निकालो, equals to 0 into 4 तो दैट इज 0 into 4 4 plus 1 by 2 into 2 into 4 into 2 into 4 स्क्वायर, तो कितना हुआ? सर मैंने यही बताया ना, कट हो गया 16. तो दैट इज 16। तो तुम्हें बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड। 25 minus 16. बहुत अच्छा। 9. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, यहां एन न लिखो, ये चीज हटा दो, बस तुम ये लिख दो, ये ऐसे फार्मूला लगाए जाएंगे। तो इसको लिख दो t इज इक्वल टू 5 सेकंड, बस ब्रैकेट में लिख दो, और यहां क्या लिख दो? सही है, एन कट कर दो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड, 5वें सेकंड में चली गई दूरी, उसको S5 कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? समझ में आ गई बात? तो दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ? 25 माइनस 16। 9. 25 ये थी और 16 क्या थी? ये थी। तो 25 में से 16 कम कर दो, यानी 9 और चली। तो कितना चल गई बताइए? इन 5th सेकंड इट ट्रेवल्स 9 मीटर। बोलो इतनी बात समझ आई? अब हम इसके लिए फार्मूला डिड्यूस करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग इस फार्मूले पे आते हैं, nth सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकंड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। तो n कह रहा है कि ठीक है, यहां रख सकते हैं। n सेकंड में 5 रख सकते हो और इसमें क्या रख सकते हो? 4। तो S5 माइनस S4 कर देंगे, तो 5th सेकंड में आ जाएगी कि नहीं दूरी? तो हमने क्या कर दिया बताओ? S5 माइनस S4, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। ओके, फिर से समझो, यही चीज अब हम करने जा रहे हैं और ये फार्मूला निकालेंगे। चलो लिखो, फाइंड फार्मूला, क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। फाइंड फार्मूला फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, n सेकंड नहीं, nth सेकंड, अंडर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है ये, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म, अंडर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। फिर से देखिए, कहने का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो ये n सेकंड में कितना चला? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई? Sn। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई? Sn माइनस 1, जबकि यहाँ t कितना है? n माइनस 1 सेकंड। ये बात समझ में आई इनके? और ये पूरा यहाँ पे कितना t है? n सेकंड। और यहाँ तक t कितना है? n माइनस 1 सेकंड। तो n माइनस 1 सेकंड में इतना चला और n सेकंड में इतना चला। सही है? तो तुम्हें चाहिए ये डिस्टेंस। तो ये कौन सी डिस्टेंस है? यानी अब n को तुम कुछ भी रख दो, मान लो n को 10 रखोगे तो 10 सेकंड में यहाँ पहुंचा और 9 सेकंड में यहाँ पहुंचा, 10 माइनस 1 करो, तो 10वें सेकंड में कितना चला?
सही है। डिस्टेंस इन nth सेकंड, क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, जबकि मैंने ये निकाल के दिखा भी दिया, इट इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस n सेकंड में चली गई दूरी माइनस n माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी। सही है। n में से इतना हटा दो तो ये आ जाए। फार्मूला डालो, यही वाला डालो, un और प्लस हाफ an स्क्वायर से, यहां तक तुम्हें समझ में आया? un n डाल दो, n सेकंड में चली गई दूरी। अब n ना डालना, क्योंकि तुम्हें n माइनस 1 में चाहिए, तो u के साथ क्या डालोगी? n माइनस 1। और यहां भी क्या डालोगी? n माइनस 1। और जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे जैसा तुमने यहां किया है, तो क्या वही चीज नहीं आ जाएगी? देखो un प्लस हाफ an स्क्वायर, ये सब ये कैलकुलेट कर रहा है, और वही चीज हम भी करके दिखा रहे हैं। बस तुम्हें समझना है, 3 नंबर पाने के लिए बिल्कुल यही सब है, बड़ी आसान भाषा है। कई 2 बार 3 बार भी बता देंगे ना समझ में। ये समझ में आया? यहाँ n माइनस 1 डाल दिया, फार्मूला तो यही। चेक करो, अभी ब्रैकेट मत खोलो, u को अंदर मल्टीप्लाई करो, कर दिया। अब आइडेंटिटी लगाओ प्लग में, इसको खोलो, ये कर लोगे। यहाँ पे भी नहीं, ये यही मोटिवेशन चाहिए। देखो स्क्वायर वाले में भी स्ट्रगल कर रहा है, कितनी क्रिटिकल कंडीशन है। सिर्फ नेग्लिजेंस है। n स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 n स्क्वायर -2n माइनस 2 इंटू n इंटू 1 2ab और प्लस 1 स्क्वायर। सही है। ये चीजें, ये आइडेंटिटी लगा दी। अब इस हाफ को भी अंदर ले जाओ, माइनस un प्लस u। देख लो, अभी मैं अंदर नहीं ले जा रहा हूं, और थोड़ा सा करो, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, प्लस हाफ an स्क्वायर, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। पहले इसका इसमें किया, अब इसमें कर रहे हैं, फिर इसका इसमें करेंगे, तीनों में करना है। करो जरा, 2 से 2 कटेगा, यस सर तो क्या माइनस an बचेगा, और फिर क्या बचेगा? प्लस हाफ a। यहां तक समझ में आ गया? सब कुछ आ गया। हाफ a का इसमें कर, सब ब्रैकेट तो खोल पूरा हाफ 1/2 a को मल्टीप्लाई किया 1/2a को इसमें किया तो ये आ गया, 1/2a को इसमें किया तो 2 2 कट के ये आ गया। अच्छा, ये प्लस का है, ये माइनस का ही कट गया। सर वो भी सर, वो भी तो वो भी तो कर दिया। हाफ an स्क्वायर प्लस का है, और ये भी तो माइनस का ही है। यस सर देखो माइनस लगा है बस, ये भी कट गया। अब बोलो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड क्या? आप माइनस अंदर ले जाओ, u प्लस an माइनस a अपॉन ये प्लस में हो जाएगा u, और ये भी प्लस में हो जाएगा u प्लस an माइनस और माइनस 1 अपॉन 2a। वहां चेक करो, तो वही इस फार्मूले पे आओ, बट तो u को अलग रखो, अब बाकी कैल्शियम u को तो अलग रखा जा सकता है। ये देखो, और a को बाहर ले लो रिद्धिमा, तो ये तुम्हें समझ में आया? ये भी फार्मूला है, तुम्हें एलसीएम लेना हो तो एलसीएम लेके फार्मूला बना दो। यस जरूरी नहीं है कि ये, तो इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, ये डिस्टेंस किसमें है? ट्रेवल्ड इन। सर 2n माइनस 1 थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। तुम्हारी मर्जी, u प्लस a, 2 यहाँ ले लो, तो एलसीएम कैसा आएगा? यहाँ क्या आएगा चित्रांश? 2n 1 जब दूसरा कोई बोल देता है रिपीट कर देते हो, पूछा तुमसे क्या? तो u प्लस a/2, इससे तो अच्छा होगा कि तुम इरेजर गिराओ,
वो खेल ज्यादा अच्छा है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? सर 2 कैसे आया? 2 बार आ गया तो इस तरीके से क्या आंसर आ गया बताओ? ये आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अनदर सेकंड का आंसर बताओ। वो इरेजर वाला खेल सही। तुमसे आउटपुट ही नहीं मिल रहा है हमको कुछ, चाहे कितने अच्छे से पढ़ा लो, आउटपुट के नाम पे 0 हो। हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अनदर सेकंड। U plus बताएंगे सर u प्लस a अपॉन 2 ब्रैकेट में 2n माइनस आरुष? a बोलो। U plus A upon 2 bracket में n minus गलत है, तुम बोलो। करेक्ट, सही है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो ये nth सेकंड में दूरी है। अगर तुमको यकीन नहीं आता, मैं यही निकाल के दिखाऊं। जरा रखो सब चीज। नाउ संस्कृत की वैल्यू पुट करो। सब कुछ वहां दिया है, सब रखो इसमें। 0 plus 0 प्लस 2 upon 2 2 अपॉन 2 2 into 2 इंटू 4 4 नहीं माना जाएगा। n की वैल्यू होती है ये, n-1 की वैल्यू होती है n 2 इंटू। फिर n की वैल्यू होती है अब आप देखिए सब पूरा किया हुआ है 5 और -1, सही है। तो कितना हो जाएगा? 0 plus 1 0 प्लस 1 और अंदर 10 minus 1 10 - 1 कितना होता है? 9। क्या आ गई वही चीज? सर nth को वो मतलब जो आगे वाला वाले वो मानेगा, मतलब आगे वाला वो है और 1 सेकंड पहले वाला वो। s5 तो तुम्हें ये याद रखना श्रेया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ सेकंड। Sir, U plus A upon 2 bracket में 2n minus 1. कर लोगी 3 नंबर पर आ जाओगी, ध्यान रखना। उसको ऐसे ही होता है. अब सब हमने बता दिया, आपको उसका आंसर भी बता रहे हैं। आगे बढ़ते जाओ। नाउ अब दैट इज चेक योर अंडरस्टैंडिंग। खत्म है चैप्टर। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट में ये एक्सरसाइज करा देना। ये आने वाले सब क्वेश्चन चलो। नाउ थोड़ा तुमको भी सिंसियर बनना पड़ेगा। टीचर के हाथ में 20% है, आपके हाथ में 80% है। अगर आप सिंसियर रहो, पढ़ते रहो, समय से आते रहो, तो फिर क्या है, समस्या ही खत्म हो जाएगी। तुम ही ना पढ़ना चाहो, 4 बता रहे बाकी नहीं बता रहे, तो नहीं पढ़ना चाहोगे तो हम क्या कर लेंगे? हम जान भी लगा दें, कुछ नहीं कर सकते। तो वही चीज तुम्हें करनी, ठीक है? वो सोचता चित्रांश में तो खरगोश का बच्चा हूं, मैं हरी हरी घास खाऊंगा और मजे से चलूंगा, तो वैसे नहीं चलता। इंसान बनाया है तो भगवान योग्यता दे के भेजे हैं। 1200 ग्राम का तुम्हारा ब्रेन है, मालूम है कि नहीं? अभी 1300 ग्राम का हो जाएगा जब तुम जाओगे 10th में जाओ। तो 1200 ग्राम के ब्रेन का तो दिखाओ कुछ, ठीक है? 100 ग्राम बढ़ते रहेगा भाई बढ़ जाएगा। ये थोड़ी होगा कि हमें भेजा फ्राई खाना है, मेरा भेजा फ्राई बनाने के लिए। भेजा फ्राई बकरी बकरों का बनता है। ये देखो, फाइंड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पेज नंबर बता दो योहान। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वी कैन टेक नियर ट्री और स्टैटिक ऑब्जेक्ट, कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, टू डिटरमाइन सर रेफरेंस पॉइंट determine the position of moving object, position of moving object। वो ऐसे कह रहा है frame of reference। now we draw two perpendicular axes through that tree। अगर हमारे आसपास एक ट्री है तो तुम ट्री से क्या कर लो, 2 रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लो। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। One axis will be taken as x-axis and other axis is taken as y-axis. Now you can
डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ मूविंग आंट। कर सकते हो कि नहीं? कहां चली? पहले 2 3 पर थी और फिर कहां पर आ गई? बोलो। 4 6 पर आ गई। तो तुम इससे ये पता लगा सकते हो कि वो कहां। ऐसे बना दे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ गई? इसको क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट। और ये दोनों क्या हो गए? रेफरेंस एक्सिस। और ये क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो, बात समझ में आ गई? यही लिख देना, तुम्हारा काम बन जाए। इसमें वो भी है अंदर जो टाइप्स होते हैं ना, उसमें वो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल पर दिया है। अब ये देखो, दैट इज, अगर ऐसा दिया तो मैं ये बता दूं। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने तरीके का होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कौन सा होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा कौन सा होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शिया का क्या मतलब होता है संस्कृति? इफ ये reference point is at rest or moving with constant velocity। तुम्हें मालूम है लॉ ऑफ इनर्शिया? जिसने फोर्स पढ़ रखा है, फोर्स चैप्टर शुरू हो गया होगा। जो चीज, if no force is applied on an object, then the object which is at rest will remain at rest, and if it is moving, keeps on moving with same speed in same direction till eternity। समझ में आई? जो वस्तु विरामावस्था में है वो विरामावस्था में ही रहेगी यदि उस पर कोई बल न लगाया जाए। बाहरी बल न लगाओ तो रुकी हुई चीज रुकी रहेगी, और चलती हुई चीज एक समान गति से एक ही दिशा में चलती रहेगी। ये न्यूटन का प्रथम नियम है, और जिसको कहते हैं जड़त्व का नियम। दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तुम फोर्स ही नहीं लगा रहे हो, तो तुम अगर एक बॉल जा रही है, तुम उसको ऐसे करो तब तो डायरेक्शन बदलेगी। तुम फोर्स ही ना लगाओ, ना फ्रिक्शन भी ना लगाओ, ना अपना अप्लाइड फोर्स लगाओ, ना फ्रिक्शन, तो कौन रोकेगा उसे? क्या कोई रोक पाएगा? फ्रिक्शन भी तो नहीं लगाया है, रुकेगी। इंटरस्टेलर मान लीजिए स्पेस में, अंतराणविक आकाश में एक अर्थ जा रही है, आसपास कोई न सन हो, न मून हो, न कुछ हो, तो चलती नहीं जाएगी। अगर कोई प्लेनेट रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा। तो इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और अंडर यूनिफॉर्म मोशन, देन सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड बोलो, लिख लोगे? यानी एक ही स्पीड से चल रही है कोई चीज, तुम उस पे बैठ जाओ, गद्दी पे बैठ के, प्लेनेट पे बैठे, जैसे शेषनाग बैठते हैं ऐसे बैठ जाओ, और तब तुम सारी दुनिया को देखो, तो तुम्हारा वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तुम एक ऐसे वायुयान में बैठ जाओ जो एक ही स्पीड से चल रहा हो, तो तुम इनर्शियल रेफरेंस में। और तुम एक ऐसी कार में बैठ जाओ जो स्पीड ही बढ़ाती चली जा रही, तो तुम नॉन इनर्शियल। इनर्शिया का मतलब होता है या तो रुके रहो या एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चलते रहो। F इज 0। और इसमें क्या होगा? F इज 0 और किसी पे फोर्स ही ना लगा हो तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा? और अगर F इज नॉट इक्वल टू 0, F नेट फोर्स समझते हो? बहुत फोर्स लगते हैं, तो किसी चीज में अगर 2 न्यूटन इधर लगा है और 2 न्यूटन इधर लगा है तो वो तो F नेट 0 हो गया। और मान लीजिए ये 4 न्यूटन लगा है और इधर 2 न्यूटन और लगा दो, तो F नेट इज इक्वल टू 6 न्यूटन। वो बात समझ में आ गई? तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये नॉन इनर्शियल। ठीक है? इनर्शिया का क्या मतलब है? कि तुम सो रही हो और तुमको कोई जगह है
मुझे जगा रही है मम्मी, बहुत वो है, और तुम जाग रही हो, तुमको सुला दें जबरदस्ती, सो रिद्धिमा सो, मुझे सुला रही है। तुम अपनी वर्तमान स्थिति का विरोध करो। तुमको कोई कुछ बोले कि संस्कृति ऐसी हो जाओ, हाँ हम वैसे हो जाएं, हाँ हम जैसे हैं वैसे, हमेशा ये सब में है, सिर्फ जीवों में ही नहीं है, ये वस्तुओं में भी है। अगर ये रुकी है और तुम चलाना चाहते हो तो बल लगाना पड़ेगी, चल चल चल। ये रुकी हुई चीज रुकी रहेगी यदि बल न लगा जाए, और चल रही है, रुक रुक। ये चलती हुई चीज को रोकने के लिए बल लगाना पड़ रहा है, रुकी हुई चीज को चलती क्यों? क्योंकि वो अपनी वर्तमान स्थिति बनाए रखना चाहती है। अगर एक प्लेनेट चल रहा है और तुम रोकना चाहते हो, लगाओ फोर्स, फोर्स से सही रोक पाओगे। और रुका है, पत्थर बड़ा सा रुका है, चलाना चाहते हो, लगाओ फोर्स, धक्का मुक्की करोगे तब चलेगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जिसकी जो टेंडेंसी है वो बनाए रखेगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लिखो इस चीज के नीचे आ कि if an object is at rest, शाम की क्लास 5 से 7 होगी, 2 घंटे की होगी। ये 2 चैप्टर तबीयत से पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद बचेगा तो सेट थ्योरी भी कराएंगे। समझ में आया? हम आपको मास्टर बना देंगे इन दोनों चैप्टर में कल के लिए। 5 बजे शाम को होगी, और कोई तरीका नहीं, 1.5 घंटे उनको भी पढ़ाएंगे। आज छुट्टी है तो उनको भी फायदा मिलने दो। If an object is at rest, will remain at rest। वैसे शाम की क्लास 10th की प्लान्ड थी, लेकिन आपकी जरूरत ज्यादा है तो आप कम कैंसिल कर रहे हैं। तो at rest, ठीक है। And if it is moving in uniform motion, आप सेंटेंस कंप्लीट करो। It will keep moving in a uniform motion. तुम तो बड़े स्मार्ट निकले। And if it is moving in uniform motion, will keep moving। सेंटेंस पूरा करो संस्कृति। in uniform motion, सेंटेंस पूरा करो। हाँ बोलो। Until unless no external force is applied on it, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब तक वो ऐसा करे। Until unless no external force is applied on it। 28 को क्लास जाऊंगा। हाँ शाम को। अभी जरा देखो, दिवाली की छुट्टी रखते हैं, रखना पड़ेगा भाई, ऐसे बगावत कर देंगे बच्चे, तुम लोग समझते नहीं हो। कितनी बात हो। ये देखो, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। बाहर 3-3, 4-4 घंटे क्लास होती है, हमारे 1.5 घंटे की तो क्लास ही होती है, और उसमें भी हम इधर उधर करने लगे, कोर्स ही ना पूरा होगा, और सब सब्जेक्ट होते हैं। तो मजबूरी क्या है हमारी, समझ में आई बात की नहीं? और बाहर सेलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं तो हो जाता है उनका आराम से। चलो, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। जो बदलना ना चाहे उसमें जड़ता कही जाएगी। जड़ चेतन जानते हो, और जो बदलना चाहे, ठीक है। जब मैं प्रज्ञा को सिखाता हूं तो विरोध करता है, हमको टैलेंटेड बना रहे हैं, विरोध कर रहा है। ये इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया, ये नेचर ने इसको दिया है। इट इज बेस्टोर्ड टू प्रज्ञा बाय नेचर। नेचर के द्वारा इसको वरदानित है, तो वो उस वरदान को पूरा कर रहा है। एंड इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शियल फ्रेम इफ सच, ठीक है, we study the motion under such frame, then it is inertial frame। चाहे रुकी हुई चीज पे बैठ जाओ या यूनिफॉर्म मोशन पे चलती हुई धरती पे बैठ जाओ, धरती यूनिफॉर्म में नहीं, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल रही। एक ऐसे प्लेनेट पे बैठो और दुनिया देखो जो सीधा चल रहा हो, तो इनर्शियल है।
मतलब एक प्लेनेट जो सीधा चलता चला जा रहा हो उसी के ऊपर बैठ जाओ। अभी भी तो धरती पे ही बैठे हो, जमीन पे बैठ जाओ, धरती पे बैठे हो, और क्या है? नहीं, अभी हम हवा में। अब अभी तुम जमीन पे नहीं बैठे, लेकिन यहाँ पालथी मार के बैठ जाओ तो तुम धरती पे बैठे हो, फिर दुनिया देखो। ये देखो, एंड सच फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। सच फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। अब देखो, इफ वी टेक the reference point in accelerated motion, reference point ही accelerate हो रहा है, समझ में आ गई कि नहीं? इसी पे फोर्स लगा दो। तुम ऐसी कार में बैठ के दुनिया देखो जो स्पीड में हो, तो वो कैसा होगा? बट रेफरेंस पॉइंट का तो कैरेक्टरिस्टिक ही है कि वो परमानेंट है। परमानेंट है, लेकिन फ्रेम की बात की जा रही है। तुम्हारा फ्रेम ही मूविंग हो, तुम्हारा फ्रेम एक्सीलरेटिंग हो। पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, वो हमारा जो ऑब्जर्वर है वो फिर से देखो, तुमको बता दे रहे सुनो एक बार, जरा मैं इनकी ये बात पूरी कर दो, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इफ वी सी, ध्यान दीजिए श्रेया, इफ वी सी मून फ्रॉम अर्थ, तो तुम किस फ्रेम में हो? ये मून तुम्हारे चल रहा है, तुम इनर्शियल फ्रेम में हो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम? ये सही बताते। इन्होंने कहा सर वो एक्सीलरेटेड मोशन में है, हर पल डायरेक्शन बदल रही है, और तुम यहां से मून को देख रहे हो, खुद एक्सीलरेट कर रहे हो, तो तुम्हारा फ्रेम ही एक्सीलरेटिंग। कितनी बड़ी बात संस्कृति ने, देखो मुंह की बात छीन ली इसने, कितनी बड़ी बात है, टैलेंटेड है। इसने बता दिया सर ये अर्थ एक्सीलरेटिंग है, क्योंकि हर पल डायरेक्शन बदल रही। क्यों डायरेक्शन बदल रही है? क्योंकि सन से इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी मिल रही है। फोर्स अगर हो तो एक्सीलरेशन चाहे वेलोसिटी में हो चाहे डायरेक्शन में हो के रहे। ग्रेविटी एकदम खत्म हो गई तब तो सीधी चलेगी। अगर अर्थ सीधी चल रही हो तब तुम चांद को देखो तो इनर्शियल फ्रेम हो। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो इफ सीइंग मून फ्रॉम अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम अंडर नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो ये इस तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि अर्थ एक्सीलरेटिंग है, उसकी डायरेक्शन तो बदल रही है। बोलो समझ में आई बात? अरे सन का फोर्स और ग्रेविटी अगर खत्म हो गया तो फिर क्या? सुपरनोवा तो वो सीधी निकल जाएगी। सर ऐसा हो सकता है? ऐसा 50 अरब साल बाद होगा। सन 6000 किलो पर सेकंड कम हो रहा है, एक टाइम पे वो सुपरनोवा बन जाएगा। सर फट जाएगा, फिर वो ड्रॉप स्टार्ट वो सबसे पहले एक्सपेंड करेगा और उसके पीछे वो बहुत सारा वैक्यूम छोड़ेगा, और वैक्यूम को भरने के लिए फिर वो सारे प्लेनेट को निगल के अंदर उसी में डाल देगा। ब्लैक होल भी बन सकता है, या तो ब्लैक होल बन जाएगा या कोल्ड स्टार बन जाएगा, जैसे कुसार्स और पल्सर्स हैं। सर ये छोटा है तो फिर इसलिए ड्रॉप स्टार बनेगा, अगर बड़ा था तब वो हाँ, तो वो उसके साइज के ऊपर। जैसे कई बार टूटता हुआ तारा है, तुम कहते हो मम्मी मम्मी ये क्या जा रहा है, कहते हैं बेटा ये सुपरनोवा है। ऐसे कहते हैं नहीं? मम्मी से जब पूछते हो तो पूछो तो बताएंगे, ऐसे तुम लोग पूछते ही नहीं हो। बेटा ये जो है इसने अपनी ग्रेविटी खो दी है, अब इसकी गैसेस फैल रही हैं। जब सन हर सेकंड इतनी रेडिएशन दे रहा है तो उसका मास नहीं कम हो रहा है, मास जलता है तब एनर्जी मिलती है। ये लाइट कहाँ से आ रही है? अंदर का उसका 6000 किलो पर सेकंड कम हो रहा है, ग्रेविटी कम होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में उसके पास इतना भी मास नहीं रहेगा कि वो अपने अंदर हीलियम और हाइड्रोजन को रख सके। तो ऐसे में वो फैलेंगी, और फैलेंगी तो क्या अपने ही प्लैनेट्स को, सोलर सिस्टम को नहीं निगल लेंगे? अगर निगल लेंगे तो पीछे क्या वैक्यूम नहीं छोड़ेंगे? और जब वैक्यूम छोड़ेंगी तो उसको भरने के लिए फिर से लौटेंगी, और लौटते समय अगर बहुत ज्यादा लौट गई तो सारे प्लैनेट एक पॉइंट साइज में ही हो जाएंगे। अब वो सन इतना बड़ा नहीं रहेगा, इतना ज्यादा ग्रेविटी होगी लौटते समय अगर वो हो, उसी को कहते हैं कि ब्लैक होल। ब्लैक होल में गैलेक्सी घुस जाती है पॉइंट वन पे। ना जाने कितनी गैलेक्सी ऐसे ब्लैक होल निकल चुके हैं, बिंदु से सिंधु, सिंधु से बिंदु, अणुयान महतो महियान। वो ब्लैक होल की कहा जाती है फिर? अणु से भी छोटा और महतो, महतो जानते हो ना, उड़ीसा में रहते हैं महतो लोग।
मैं तो बड़े से भी बड़ा। मिल्की वे के बीच में भी वो है ब्लैक होल। लो इन्होंने हर चीज सर बताई। अब चलो सर ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं तब कहाँ जाता है? ब्लैक होल के बाद मरण है, दैट इज सीन। वो नहीं पता। सही है, सीन मून फ्रॉम अर्थ, इट इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वेशन। समझ में आ गई बात कि नहीं? सीन मून, तुम इस समय नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही पूरे धरती, ये धरती, चांद, सितारे, ये नदियां, पवन, घटारे, इन सबको कैसे देख रहे हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम फ्रॉम अर्थ। बोलो थोड़ा थोड़ा श्रेया समझ में आया? नहीं आया? इज ए नॉन इनर्शियल, क्योंकि ये एक्सिलरेटेड मोशन है। क्या ये बात तुम एग्री नहीं कर रही हो? डायरेक्शन तो बदल रही है ना, तो तुमको बता दिया एक्सिलरेटेड मोशन। इफ रेफरेंस फ्रेम इज एक्सिलरेटेड देन इट इज नॉन इनर्शियल। अंडर एक्सिलरेशन फ्रेम ही एक्सिलरेटेड है। तुम स्पीड में चलती हुई वंदे भारत से बाहर देख रहे तो हो गया, और दूसरी कार को देख रहे, एक कार इधर से आ रही है, एक उधर से आ रही, तुम एक्सिलरेशन। तो दैट इज इफ वी ऑब्जर्व मोशन, ठीक है, सिटिंग ऑन, किसमें बैठे हुए? इन एक्सिलरेटेड रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, देन इट इज नॉन इनर्शियल। तुम पहाड़ पे बैठी हुई सब चीज देख रही हो, अब अवलांचे आ जाए, उसी में नीचे गिरती जाओ, देखती जाओ सब तरफ, तो ये नॉन इनर्शियल। बात समझ में आएगी नहीं? ये चीज इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वेशन। फ्रेम थोड़े में समझ लो, प्रज्ञा तो समझ लेता है। अब आगे की बात करो। अगला सवाल, ये कैसे लौट गया? इसमें हाथ लग गया। सर शाम का एडवांस मैच भी कराओ। कराएंगे, पहले साइंस पूरी कर लेंगे। अब तुम्हें सेट थ्योरी इतनी करा दी है कि तुम खुद भी थोड़ा बहुत कर सकते हो। ये देखो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल, ये सब श्रेया ने बताया। श्रेया नहीं होती तो कुछ नहीं हो पाता। क्यों? नॉन इनर्शियल इनर्शियल तुमने नहीं बताया? ये नहीं पता चलता कि हम मरने वाले। हमें यही नहीं पता चलता कि ये बताना भी है। गिव टू रियल लाइफ एग्जांपल्स व्हेन मोशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। The train sitting in a train. यस, सेकंड क्वेश्चन देखो। गिव टू रियल लाइफ एग्जांपल व्हेन मोशन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। इफ we are in train and seeing outside scenes, तो यही चीज हो जाएगी। और एक और कि if we throw ball upward and start walking and seeing the ball, तो हमारे ऊपर उसके रिलेटिव मोशन नहीं हो जाएगा। बॉल फेंक दी और फिर देखने लग गए। ऐसे ही Sir, bird watching का मतलब जब ऐसे छोटे-छोटे यस, सीइंग क्लाउड फ्रॉम रोटेटिंग अर्थ। सर वो हमें क्लाउड अपने स्पीड से चल रहा है और तो रोटेट। सही है? सीइंग, तो हमें इसे दिखता है यूं नहीं, अर्थ रोटेट करती है। अरे आपको क्या दिखेगा? अच्छा लगता है, मजा आता है। सर 50 अरब साल के बाद ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। अर्थ की तो नहीं खत्म। सेम क्लाउड फ्रॉम रोटेटिंग अर्थ। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अर्थ रोटेट कर रही है, क्लाउड अपनी स्पीड पे चल रहा है, तो तुम उस तरीके से देख रहे हो। दो एग्जांपल हो गए, तीसरा देखो। तीसरा क्वेश्चन, why does a person sitting in a moving train appear at rest as another passenger? Both passengers are using same frame of reference. दोनों ही तो ट्रेन में है। तुम भी ट्रेन में बैठे हो, तुम्हारे सामने का यात्री भी ट्रेन में बैठा है, और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव कर रहा है। अब भले शताब्दी स्पीड पकड़े या स्लो हो,
लेकिन चाहे वो इनर्शियल हो चाहे नॉन इनर्शियल हो, फिर भी तुम एक दूसरे को देखोगे तो लगेगा बैठे मूंगफली खा रहे हैं। वो दोनों तो रेस्ट में करेंगे तो बाहर से उनके- क्यों? बिकॉज बोथ आर इन सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ एक्सीलरेट कर रही लेकिन योहान हमको बैठा दिख रहा है। सर मैं भी एक्सीलरेट हम दोनों एक ही अर्थ पे बैठे हैं और हम लोगों का नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तब भी ये बैठा दिख रहा है। इनर्शियल होता तो भी बैठा दिख रहा है। मान लो पेड़ के पास हम भी मूंगफली खा रहे होते, योहान भी, और छिलके इकट्ठा कर रहा होता। ठीक है, अधिकांश तो कर रही है। Both passengers are using same frame of reference. वो तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकियंस सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लूसी ने बर्बाद कर दिया। Now using if two passengers are sitting in accelerating or train or a train moving in uniform motion, मैं तो यही कह रहा हूँ कि चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो चीज हैं और दोनों सिटिंग हैं, तो हमें यूजिंग सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोथ आर सिटिंग, लिखो इस चीज को, सिटिंग इन मूविंग ट्रेन। So both appear, both observe each other at rest. बोलो, और समझ में आई बात कि नहीं? So both each other at rest. अगला देखो, classify the following as scalar and vector quantity. Scalar लिख दो, वेक्टर लिख दो। स्केलर कौन कौन सी हैं? स्पीड है, स्पीड, डिस्टेंस और distance, बस। हाइट भी हो सकती है। हाइट भी है क्या? नहीं है। मास। मास अरे 4 किलो आलू लेके आई हो तो किस दिशा में 4 किलो आलू लेके आई हो? उससे बोलती हो नॉर्थ में आलू दे दो। ठीक है, 4 किलो है। ठीक है, अब आगे देखो, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड, उसको ठीक कर लो कहीं पर भी है तो, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन समथिंग। तुम 40 किलो की हो, किस दिशा में 40 किलो? सर डाउनवर्ड। अच्छा, डाउनवर्ड, तो न्यूटन लगाओ ना, W इज इक्वल टू M इंटू G, तो वेट निकालो, तो 40 किलो की हो 9.8 से मल्टीप्लाई करो, तब डाउनवर्ड आएगा। वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नॉट द मास। समझ में आया? अगर मून में वेट 1/6 हो जाता है, ये बात तुम्हें मालूम है? मून बहुत हल्का है, मून में कितना वेट हो जाएगा? और वेट का फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अभी तुम्हें पहले भी बताया, जब कोई चीज नीचे गिरती है तो उसमें एक्सीलरेशन कितने का होता है? इससे मल्टीप्लाई करोगे तब वेट आएगा। 1 किलो चीज पे कितना वेट होगा नीचे की ओर? 9.8 न्यूटन। कितना होगा? सही है कि नहीं? तो अगर मून पे 1/6 वेट हो जाता है तो बताओ 6 केले लेके जाओगे तो क्या वहां 1 केला बन जाएगा? वो रहेगा 6 केला लेकिन हल्का लगेगा। समझ में आई बात कि नहीं? और सन पे वही वेट बहुत बड़ा हो जाता है, एक पिन को उठाने के लिए 100 हाथी चाहिए। पेपर पिन को इतना मास, 1 लाख गुना ज्यादा उसका वेट। एक पेपर पिन को उठाने के लिए 100 हाथी चाहिए। अब अगर इतना वेट हो जाएगा हम लोगों का कि वहां जाते ही कोलैप्स कर जाएंगे और लंप ऑफ मीट, मांस का लौथड़ा बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तुरंत ही कोलैप्स कर देगा वो, जमीन में पिचका देगा। ये देखो, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, तो हमारी हड्डियों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और एक्सीलरेशन 6000 डिग्री तो उसके क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर है। सर मर जाएंगे, जल जाएंगे। अगर जल जाओगे तो 5वां सवाल करो। अरे सर That is, explain the difference between distance and displacement with activity diagram. एडवांस का exercise है या normal? एडवांस है,
तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड, ये देखो Distance is a scalar quantity. कहने का मतलब है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि अगर तुम इधर गए और फिर यहाँ गए, ये चेक करो, जब तुम इस साइड जाते हो तो 4 यूनिट चले एक्स एक्सिस की तरफ जाओगे, तुम अगर एक्स एक्सिस की तरफ बताओ एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो 4 यूनिट तो 4 मीटर चले कि नहीं, और वाई एक्सिस की तरफ तुम चलो 3 मीटर, तो तुमने कितनी डिस्टेंस मूव की, बोलो 4 into 7 मीटर। बताइए। करेक्ट, बहुत अच्छा बता रहे हैं। sir 12. डिस्टेंस, यही चीज मुझे चाहिए, 12. लेकिन वो मैं बता दूंगा, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी के लिए तो चलना। ये देखो डिस्टेंस मूव कितना अच्छा संस्कृति ने बताया, 4 + 3, और कोई होता तो 12 बता देता, यस सर, लेकिन इसने जोड़ के बताया, बोला इट इज पाथ लेंथ। बहुत बड़ी बात है, टेक लगाए, हाफ ब्रेन काम कर रहा, जब भी सही बता रहे। ये देखो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ओबी बताओ। 5 ये ओबी, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, यस तो ओबी स्क्वायर इज प्लस एबी स्क्वायर, वैल्यू प्लेस करो चित्रांश। 3 square. अब बोलो, Sir, वो गलत बताएगा, OB square is equals to 4 का square plus उसको मालूम है कि गलत बताएंगे तभी मजा आएगा। प्लस 3 square. 16 plus 16 9, plus 25. 25. नाउ 5. यूज प्रिसीजन चित्रांश। अगर तुमको सरवाइव करना है, इस दुनिया में लोग एक दूसरे पे पैर रख के निकलने वाले हैं, दूसरे को मार के जीने वाली दुनिया है। अगर योग्यता चाहिए तो तुम्हें श्रेष्ठ बनना होगा, इस हेमंत को मजा चखाना होगा। गिव 2 एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, नहीं, कुछ ऐसा बताओ जो थोड़ा सा वेक्टर क्वांटिटी लगे। वेट, वेट, सो अवर बॉडी वेट एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दूसरा बताओ, वो तो तुमने बता ही दिया। 6, कोई भी चीज का डाउनवर्ड वेट कितना होगा? अगर 4 kg की है, एक्सेलरेशन भी तो Sir, gravitation. m into g, Gravitation force. तो 4 into 9.8, तो कितना हो जाएगा? Same चीज है gravitation. ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यही तो है। सर एक्सेलरेशन, Sir, electromagnetic force. 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, तो दैट इज 39.2 न्यूटन का वेट लगता है। अगर तुम 4 किलो आलू ला रही हो घर में, तो इतना वेट लगा के उठा, हाथ में इतना तुमने फोर्स अपवर्ड लगाया हुआ बोर्ड पर। और अगर तुम 40 किलो के हो और G10 मान लिया जाए, तो तुम्हारा डाउनवर्ड 400 न्यूटन लग रहा है, और तुमको अगर हेमंत गोदी में उठा ले तो 400 न्यूटन ऊपर लगाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि मेरा मुन्ना, मेरा बेटा ऐसे हो। माहिश, ये देखो, दैट इज गिव 2, तो पहला क्या है? आवर बॉडी वेट, एक्सेलरेशन, Gravitation. वेट ध्यान दीजिए, सर डिस्प्लेसमेंट तो एक्टिंग डाउनवर्ड। और दूसरा एग्जांपल है, वी अप्लाई 10 न्यूटन फोर्स टू स्लाइड ए फैन या टू स्लाइड ए बेंच। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं, डायरेक्शन में फोर्स भी तो है। हमें डेली बेसिस एग्जांपल देना, कह रहा डे टू डे लाइफ। अब डेली बेसिस में तुम रिक्शे वाले से कहो एक्सीलरेशन, तो वो साइकिल क्या कहो बाबू, कैली रहते वो समझ ही नहीं पाएगा। तुमको डे टू डे का बताना, सर हम करते हैं ना साइकिल, और उससे कहो बल लगाओ तो बल लगा देगा, और एलिवेशन पेलिकेशन कुछ करोगे तो वो भाग जाएगा। तो तुमको डे टू डे एग्जांपल बताना है। वी अप्लाइड 10 न्यूटन फोर्स टू स्लाइड ए बेंच। वो कार में धक्का भी दे देगा, सीधी बात करोगे, उल्टी पुल्टी बात करोगे भाग जाएगा। वी अप्लाई 10 न्यूटन फोर्स, या फोर्स
टू मूव ए कार, ठीक है, स्टॉपिंग का जो भी है कार एड्रेस, टू मूव, तो वो भी तो वेक्टर हुआ। मूव ए कार एट रेस्ट, तो ये जरा देखो यहां तक की बात हो गई। अब इसके आगे जो 7th क्वेश्चन है वो मैंने करा दिया है, यही 7th है। देखो 4 यूनिट हम किधर चले, ईस्ट में, ध्यान दीजिए, और 3 यूनिट कहाँ चले, तो बोलो हमारा नेट रिजल्टेंट क्या हुआ, दैट इज ट्रायंगल मेथड, रिजल्टेंट ट्रायंगल मेथड, यही मेथड है, वो भी मैं बता दूंगा, वो शाम को 5 बजे किया जाएगा। अब ये अगला चैप्टर करा देंगे। बाय। तुम सेट थ्योरी खुद पढ़ना भी शुरू कर दो, जो क्वेश्चन है लगाना, लगा लोगे, जितना मैंने कराया उससे सब हो जाएगा। मिल रही, कितने की पढ़ रही? 250 तो इतने दम नहीं लगा, 90 पेज की है, इससे अच्छा तो जीरोक्स करा लेंगे इससे भी। हाँ 150 तो फिर भी ठीक है, हाँ